गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में सहायक होगा, मेंस में सहायक होगा और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में भी ये सहायक हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आजकल आप लोग का लाइक कम मिलता है, तो लाइक कर दें, उससे मोटिवेशन हमारा भी बना होता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। और जिस न्यूज़ का मैं डिस्कस करता हूँ, दैनिक जागरण के जिस न्यूज़ का मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उस न्यूज़ को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें। डिस्कशन से आपका नॉलेज इनरिच होता है, आपका नॉलेज इन्हेंस्ड होता है। तो निश्चित तौर पे अपने फ्रेंड के साथ उन न्यूज़ का ज़रूर डिस्कस करें जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये दैनिक जागरण का न्यूज़ हो गया, इसके अलावा कई अन्य न्यूज़ होते हैं, जैसे पायनियर हो गया, ट्रिब्यून हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, जनसत्ता हो गया। उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है, उसको मैं हाईलाइट करके वहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आज का पायनियर और जनसत्ता का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इस तरह से मैं हाईलाइट करके वहाँ पे डाल देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको मैं हाईलाइट करके डाल देता हूँ। साथ ही साथ कल हमने एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया था, राइट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जिसको मैंने कहा था कि आप इसे समय मिले तो ज़रूर पढ़ना। और ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट है इंडिया VNR 2020। भारत सरकार ने अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या किया है, उसको लेकर के भारत सरकार ने ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में सबमिट किया। देखो, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020। तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में भारत ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है जिसका नाम है VNR यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें भारत सरकार ने क्या क्या किया है। जैसे ये 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं भारत सरकार के, जो 2030 तक अचीव करना है। 2015 में ये कॉन्सेप्ट आया था और 2030 तक इसे अचीव करना है। पहला क्या गोल है? पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, 30 तक पॉवर्टी हम समाप्त कर लेंगे। दूसरा क्या है कि हंगर यानी भूख को समाप्त कर देंगे। तीसरा क्या है? हेल्थ इंप्रूव करेंगे। चौथा है एजुकेशन। पांचवा है जनरल इक्वालिटी। छठा है आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत आता है। सातवां क्लीन एनर्जी यानी जो भी हम काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जो भारत सरकार का 175 गीगावाट के टारगेट है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के तहत आता है। और इस तरह 17 गोल को आप पहली बात याद कर लो। दूसरा है कि वो पीडीएफ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें सरकार ने बताया है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने के लिए, राइट। तो उसमें गरीबी को मिटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, जनरल इक्वालिटी के लिए सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, हेल्थ के लिए सरकार क्या कर रही है। लगभग हर एक टॉपिक आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, इसलिए उसे पढ़िएगा आप ज़रूर। और मैं भी उसे पढ़ रहा हूँ और एक बार मैं पढ़ लूँ उसके बाद उसका समरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। अब बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, तो आज जाकर के आप सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, अब हम डिस्कशन पे लौटते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के कंप्लीट डिस्कशन पे हम लौटते हैं। उससे पहले आज का क्वेश्चन और आज का डिस्कशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अच्छा डिस्कशन होगा आज का। क्वेश्चन क्या है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? A 140, B 142, C 144, D 146। आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में, वीडियो के लास्ट होने में मैं इसका डिस्कस आपके साथ कर दूंगा।
फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, बस एक न्यूज़ आप पढ़ लेना, ये न्यूज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फर्स्ट पेज पे। फेसबुक से इतना प्यार है तो सेना से इस्तीफा दे दें। न्यूज़ पहले सुन लो कि न्यूज़ क्या है, कि भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया 87 या 89 ऐप को। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ। ओके, सेना में बैन किया गया 89 ऐप, टोटल 89 ऐप को बैन किया गया है, और इसमें से सेना में ये प्रतिबंधित किया गया। इसमें से 59 ऐप वो ऐप थे जो भारत सरकार ने संपूर्ण देश में बंद कर दिया। 59 ऐप संपूर्ण देश में बंद किया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, और 89 सेना में बंद किया गया है, जिसमें फेसबुक शामिल है। तो सरकार का कहना है, सेना का कहना है कि चूंकि सेना की गुप्त इंफॉर्मेशन फेसबुक के माध्यम से किसी अन्य देश को प्राप्त हो सकती है, राइट, तो इसलिए जो है ये ऐप बैन करना जरूरी था। और उसको लेकर के कुछ सैनिक हाईकोर्ट में गए कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम चाहते हैं कि फेसबुक यूज करें, हम चाहते हैं इंस्टाग्राम यूज करें, हम चाहते हैं व्हाट्सएप यूज करें। उसको लेकर के हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इस तरह का अपना वक्तव्य सुनाया, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ आर्टिकल जिसकी चर्चा मैं करता हूँ। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये तीनों जाकर के देख लेना। यहाँ पे युक्ति युक्त रूप में सेना पे मौलिक अधिकार का प्रतिबंध हो सकता है। युक्ति युक्त रूप में सेना में मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। इसको लेकर के 33, 34 और 35 में डिस्कस किया गया है। आपने लक्ष्मीकांत की किताब जो बेसिक बुक है आपका, उससे जाकर के देख लेना। आर्टिकल 33, 34, 35 भारत के संविधान का भाग 3 का पार्ट है, मौलिक अधिकार का पार्ट है, लेकिन बावजूद ये तीनों आर्टिकल सेना से जुड़ा हुआ है और सेना का युक्ति युक्त रूप में मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, उसको लेकर के यहाँ दिया हुआ। तो जाकर के आप देख लेना। इजराइल से हेरॉन ड्रोन स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा भारत। देखो, ये जो ड्रोन है इसका नाम है हेरॉन ड्रोन, और ये जो मिसाइल है ये है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये दोनों हम परचेज कर रहे हैं किससे? तो परचेज कर रहे हैं इजराइल से। इजराइल हमारा दोस्त है, हमें वो देगा। साथ ही साथ ये जो ड्रोन है, क्या इस तरह का ड्रोन भारत में नहीं है? तो बिल्कुल है। क्या नाम है भारत के ड्रोन का? तो भारत के ड्रोन का नाम है रुस्तम। देखो, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि भारत के पास जो ड्रोन है उस ड्रोन का नाम है रुस्तम। लेकिन ये जो है रुस्तम से छोटा ड्रोन होता है नॉर्मली। और ये जो है, जैसे मान लो क्या हुआ लद्दाख में, आपने देखा होगा कि संतोष बाबू और उनकी कुछ टीम, हमारी सेना के जो कर्नल थे संतोष बाबू और उनकी कुछ टीम गई चेक करने के लिए कि चीनी सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं हटे हैं। और ऐसी कंडीशन में चीनी सैनिक काफ़ी वहाँ पे थे और उन्होंने हमला कर दिया भारतीय सैनिकों पे। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। यह बात अलग है कि हमारे ने जवाबी कार्रवाई में उनके 43 सैनिकों को शहीद किया चीन के। लेकिन अगर हमारे पास ये ड्रोन अवेलेबल होता तो संतोष बाबू उस वहाँ पे पहुँचते, उस लोकेशन पे पहुँचते, कर्नल संतोष बाबू, उससे पहले ये ड्रोन वहाँ पे चला जाता है और ड्रोन देख लेता कि सैनिक बाकायदा हैं या नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में दुर्गम इलाकों में इस तरह की ड्रोन की आवश्यकता होती है, पहाड़ी इलाकों में इस तरह की ड्रोन की आवश्यकता होती है, जो इंडिया परचेज कर रही है इजराइल से। तो बस नाम आप याद रख लेना, हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हम इजराइल से परचेज कर रहे हैं। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। आरओ प्यूरिफायर पर रोक को साल के अंत तक अधिसूचना जारी हो, एनजीटी। दोनों ही हम चीज़ें चर्चा करेंगे कि आरओ पे क्यों रोक लगाने की बात कही जा रही है, और एनजीटी जो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये संस्था लगातार बैक टू बैक 18-19 में यूपीएससी ने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, एनजीटी से संबंधित। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले न्यूज़ जान लो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है कि एनजीटी ने जो हमारा प्यूरीफायर होता है, पानी का जो प्यूरीफायर होता है,
वो प्यूरीफायर क्या करता है कि पानी को अत्यधिक शुद्ध करता है। वहाँ पे क्या होता है कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, इसको कहा जाता है टीडीएस। टीडीएस जो होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है 500 मिलीग्राम से कम है। यानी जो पानी में जो मिनरल होते हैं, जो मिनरल हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है, राइट, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, उन मिनरल को जो है ये शुद्धिकरण के चक्कर में ये गायब कर देता है। तो इसलिए जो है इस पे रोक लगाने की चर्चा एनजीटी के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ कितना स्तर होना चाहिए टीडीएस का, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड का, तो ये कहा गया है कि अगर मान लो एक अध्ययन के मुताबिक अगर पानी में प्रति लीटर पानी में 300 मिलीग्राम टीडीएस के स्तर को सबसे अच्छा माना जाता है, यानी 300 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में अगर टीडीएस अवेलेबल हो तो यानी एक तरह से मिनरल पोषण शरीर को मिल सकता है, जो पानी पीते हैं उसको मिल सकता है। लेकिन इससे अधिक प्यूरिफाइड कर दिया आप उनको पानी को, तो वैसे कंडीशन में पानी से ये जो है टीडीएस गायब हो जाएगा, यानी पानी का जो है पोषक तत्व जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसी को लेकर के रोग की चर्चा की जा रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पानी में 1 लीटर पानी में 300 मिलीग्राम टीडीएस का स्तर सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में कितना है 500 मिलीग्राम टीडीएस, राइट। तो ऐसे कंडीशन में ये सही नहीं है, ये खराब कंडीशन है। अब देखो एनजीटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक्ट है 2010 का एक एक्ट है, और 2010 के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। और जब कोई संस्था किसी एक्ट के माध्यम से स्थापना होती है, संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापना होती है, तो उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी सांविधिक संगठन। तो ये सांविधिक संगठन है, सांविधिक संस्था। और जब कोई संस्था संविधान के द्वारा स्थापना की जाती है तो उसे कहा जाता है संवैधानिक संगठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है। जैसे आपको हो गया चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, चूंकि इसका संविधान में जिक्र है। जीएसटी काउंसिल संवैधानिक संस्था है। लेकिन आपको ये जो संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, चूंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया। भारत जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है, हरित न्यायाधिकरण बनाया है। ये 7 लॉ में डील करता है, यानी ये 7 लॉ का अगर उल्लंघन होगा तो यहाँ पे एनजीटी एक्शन लेगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लॉ के बारे में जानना, कौन से लॉ के उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन लेता है। पहला है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। दूसरा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस 1977। तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। पांचवा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और सातवां है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अब एनजीटी की आलोचना में कहा जाता है कि एनजीटी 2 महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके उल्लंघन में एनजीटी का एक्शन नहीं लेती है, जिसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। कौन सा है? एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दूसरा है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। यानी आपने देखा होगा कि कहीं बाघ अगर मरता है, कहीं शेर मरता है, एनजीटी खामोश रहता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। वाइल्ड लाइफ पे एनजीटी एक्शन नहीं लेता। हेडक्वार्टर कहाँ है एनजीटी का? तो नई दिल्ली में, और 4 इसका रीजनल क्वार्टर है, वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई आपको याद होना चाहिए। 4 रीजनल क्वार्टर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर।
तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको एनजीटी के बारे में जानना चाहिए। एक बार इसको जाकर के खुद से पढ़ लेना। एक बार इसको भी देख सकते हो। आईसीएमआर का कहना है, और ये जो संस्था है आईसीएमआर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था हो गई है जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। इस संस्था के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं कि जो वैक्सीन देश बना रहे हैं उसके संपर्क में भारत है, आईसीएमआर का कहना है। यानी वहाँ वैक्सीन बन जाएगा तो वो भारत को वैक्सीन देगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने कुछ समय से लगातार फार्मा इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा किया था आपको, और ये जो दवाई है ये इम्पोर्टेंट दवाई है, कोरोना को रोकने में ये सहायक हो सकती है, जिसका नाम है फेविपिरेविर। फेविपिरेविर WHO ने जब कोरोना शुरुआत हुआ था तो WHO ने 4 इम्पॉर्टेंट दवाई का जिक्र किया था, जिसमें एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था और एक ये दवाई भी था फेविपिरेविर, राइट। तो WHO ने 4 इम्पॉर्टेंट दवाई का जिक्र किया था जो कोरोना में सहायक हो सकता है, जिसमें एक ये दवाई थी। अब देखो यहाँ पे इस न्यूज़ में चर्चा है कि इसका API जो है बनाने की अनुमति मिली है। संकट के समय में ये अनुमति मिली है, काश ये अनुमति पहले मिल जाती है। अनुमति क्यों नहीं मिलता है? और सबसे पहले जानो कि API क्या है। API एक तरह से कह सकते हो कच्चा माल। एक किसी भी दवाई का जो कच्चा माल होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, जिसे API कहा जाता है। और API को बनाने की अनुमति इंडिया में नहीं थी। इसका कारण था पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलता था कंपनी को, इन्वायरमेंट क्लियरेंस कंपनी को नहीं मिलता था, क्योंकि API बनाने से पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। इसलिए जो है API का क्लियरेंस नहीं मिलता था। और जानते हो आप इंडिया में किस तरह से फाइलिंग सिस्टम चलता है, लाल फीताशाही चलती है। ये फाइल यहाँ गया, उसके बाद कहीं और गया, कहीं और गया, जल्दी क्लियरेंस नहीं मिलता था। यही कारण था कि 90% API हम चीन से मंगाते थे। दवाई बनाने का 90% जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, कच्चा माल होता है, वो हम चीन से मंगाते थे। लेकिन अब चीन से हमारी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो अब जो है पर्यावरण क्लियरेंस भी कंपनी को मिल रहा है, राइट। तो संकट के समय में इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा है, ये बहुत दिक्कत वाली कंडीशन है। पहले मिल गया होता काश, तो आज हम API कम से कम चीन से नहीं मंगा रहे होते, हम आत्मनिर्भर होते दवाई के सेक्टर में, राइट। देखो आज जो है विश्व युवा कौशल दिवस है, और उसको लेकर के एक युवा जिन्होंने क्या काम किया है कि टमाटर फेंका नहीं और टमाटर का पाउडर बना करके कमाई किया है। तो केस स्टडी के तौर पे इसको देख सकते हैं कि किस तरह से टमाटर का फूड प्रोसेसिंग किया जाए। फूड प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने फूड प्रोसेसिंग आपके साथ जिक्र भी किया है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 7 सूत्री कार्यक्रम था, जो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करना था, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट 7 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम था फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग को लेकर के थोड़ा सा न्यूज़ दिया हुआ है, और इस तरह का न्यूज़ आप केस स्टडी के तौर पे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर इन्हेंस्ड हो जाएगा। तो एक बार इसको आप पढ़ लेना। देखो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे डिस्कस करना आपके साथ, जो डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा, वो करूंगा ईरान से चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया झटका। अब मैं मैप पे लेकर चलता हूं आपको। अब देखो इशू सुन लो। इशू क्या है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ पे ग्वादर पोर्ट था, ग्वादर बंदरगाह था, जिसे चीन डेवलप कर रहा था। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे चाबहार बंदरगाह था, जिसे भारत डेवलप कर रहा था। भारत को डेवलप करने का रीज़न था, भारत इसे चाहता था कि चाबहार, चूँकि पाकिस्तान जो है भारत को एक्सेस नहीं देता है अफ़गानिस्तान जाने में। इंडिया से अफ़गानिस्तान अगर पाकिस्तान रास्ता दे दे तो बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा, 400 से 500 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, जो हम अफ़गानिस्तान में इन कर जाएंगे।
लेकिन अफगानिस्तान जाने का भारत को रास्ता पाकिस्तान नहीं देता था। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो मुंबई पोर्ट से है, हम मुंबई पोर्ट के माध्यम से यहाँ से सामान जाती थी चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान जाती थी, और अफगानिस्तान के माध्यम से हम इन करने वाले थे। अफगानिस्तान से हम इन कर जाते, चाबहार से हम अफगानिस्तान इन करते, अफगानिस्तान के माध्यम से हम तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे देश, और साथ ही साथ हम इधर रशिया इन कर सकते थे। इधर जो है हम रशिया इन कर जाते हैं। तो यानी हमारा जो यूरोप में सामान भेजने का सपना था, हमारा जो इन देशों में सामान भेजने का सपना था, मध्य एशिया के जो देश हैं, इन देशों में सामान भेजने का जो सपना था वो सपना चकनाचूर हो गया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो है चाबहार बंदरगाह पे रोक लगा दी है। भारत अब वहाँ डेवलप नहीं कर सकता है। उस पर डिटेल से एनालिसिस करूँगा कि ऐसा ईरान क्यों कर रहा है। ऐसा ईरान इसलिए कर रहा है कि चीन वहाँ पे निवेश कर रहा है। चीन ने 25 साल में $400 बिलियन का निवेश करने का प्लान तय किया है। कहाँ पे? तो ईरान में। और इसलिए ईरान ने भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्यों? इस पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अब लेकिन ये देखो कि अब भारत के पास रास्ता क्या है। अब अगर मान लो भारत नॉर्मली कैसे भेजता है सामान यूरोप में, कैसे रशिया में सामान भेजता है, तो भारत जो है यहाँ से मुंबई से यहाँ से मान लो पोर्ट निकलता है, शिप निकलता है, और यहाँ होते होते रेड सी होते होते यहाँ पे जो है सुएज नहर है, यहाँ पे सुएज नहर है, इसको क्रॉस करते हुए इंडिया। अब देखो यहाँ पे स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, इसको होते हुए इंडिया जो है इन करता है आपको यूरोप में, और यहाँ से होते हुए हम जो है रशिया में इन करना होता, तो हम यहाँ से ऐसे इन करते हैं रशिया में। यानी परिवहन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी डिस्टेंस में हो जाता है। और मान लो अब हमें कजाकिस्तान जाना होगा, तो फिर रशिया होते हुए हम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या इनफैक्ट कहो कि ये जो है अफगानिस्तान में हम इधर से इन करेंगे। यानी हमारा जो है जो सपना था इन करने का अफगानिस्तान में, हमारा जो सपना था किर्गिस्तान में इन करने का, तुर्कमेनिस्तान में इन करने का, रशिया में जाने का, यूरोप में जाने का, वो सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि ईरान ने भारत को चाबहार से बाहर कर दिया। अब हमारे पास एक रास्ता है, बस एक रास्ता है कि पाकिस्तान हमें रास्ता दे, और जो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान हमें रास्ता देने से मना किया, इसलिए तो इंडिया ईरान में इन्वेस्ट कर रहा था। अब इसके रीजन पर मैं चलता हूँ। इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि चीन 25 वर्षों में $400 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी। यानी भारत का जितना जीडीपी है, लगभग जीडीपी का 15% जो है, भारत की टोटल जीडीपी लगभग $3000 अरब का है। और चीन ने वादा किया है ईरान के साथ कि अगले 25 वर्ष में $400 अरब का निवेश करेगी ईरान में, जो भारत की जीडीपी का लगभग 15% है। क्लियर है? अब देखो चीन क्लोज क्यों हो रहा है ईरान से, या ईरान क्लोज क्यों हो रहा है चीन से, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है ईरान परमाणु डील। ईरान परमाणु डील को आपको समझना पड़ेगा, और ये समझोगे आप तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि ईरान चीन से क्लोज क्यों हो रहा है और भारत से क्यों दूर जा रहा है। तो सबसे पहले ईरान परमाणु डील पे हम चलते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील, इसे जो है JCPOA भी कहा जाता है, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, याद रख लेना ये टर्म, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। दो 2015 में लंबे समय के कूटनीतिक पहल के बाद ईरान अमेरिका सहित 5 देश के साथ परमाणु करार हुआ था, और तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। क्या हुआ था 2015 में, नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ। 2018 में पता चला अमेरिका उससे बाहर हो गया। क्या आरोप लगाया अमेरिका ने, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2018 में अमेरिका उससे बाहर हो गया जब ट्रम्प साहब सत्ता में आए, और 2015 में साइन हुआ था जब ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास पहले देखो।
देखो, भारत ने भी न्यूक्लियर बनाया, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बनाया, और ईरान जो है 1950 के दशक से ही न्यूक्लियर बनाने का कोशिश कर रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब बात कब बिगड़ गया, जब 2002 में विश्व के देशों के सामने में ये बात आई कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। 2002 में विश्व के देश प्रूफ के साथ ये पता चला विश्व के देशों को कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। उसके बाद दिक्कत हुई, क्योंकि ईरान ने एनपीटी पे साइन किया था, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि पे साइन किया हुआ ईरान था, और इसके बावजूद ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था। जब विश्व के देशों को पता चली ये बात, जब अमेरिका को पता चली ये बात, यूरोप को पता चली ये बात, तो इन्होंने कई तरह का प्रतिबंध ईरान पे लगा दिया, कई तरह का सैंक्शन ईरान पे लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, सैंक्शन के बाद ईरान की स्थिति काफ़ी खराब हुई, और ईरान ने बाध्य हुआ परमाणु समझौता करने के लिए, एक परमाणु डील करने के लिए। किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। किसके साथ? तो अन्य जो महत्वपूर्ण कंट्री हैं उनके साथ। 2015 में क्या हुआ, 2015 में जो P5 कंट्री हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, जो पांचों देश हैं, जिसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, यूएसए, ये 5 देश प्लस एक जर्मनी, ये 6 देश मिल करके ईरान न्यूक्लियर डील साइन करता है। और ईरान न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद ये देश जो है, ईरान पे जो प्रतिबंध लगा था वो इन देशों ने हटा लिया। उसके बाद इन देशों के साथ ईरान का व्यापार करना आसान हो गया। साथ ही साथ ईरान ने भी वादा किया कि वो अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, यूरेनियम का प्रयोग सिर्फ ऊर्जा ज़रूरतों के लिए करेगा, न्यूक्लियर प्लांट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, इतना करेगा, लेकिन न्यूक्लियर बम पे काम नहीं करेगा। राइट। तो ईरान ने वादा किया कि वो न्यूक्लियर बम पे काम नहीं करेगा। और ये जो कंट्री जो थे P5 कंट्री +1, P5 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य प्लस जर्मनी, ये कंट्री ने सैंक्शन हटा दिया। किस पे? तो ईरान पे। इतना तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब आते हैं 2018 में, और ये कहते हैं कि हमने साइन किया ईरान न्यूक्लियर डील, ये बात सही है ईरान के साथ। बावजूद इसके ईरान आज भी जो है न्यूक्लियर कलेक्ट कर रहा है, बावजूद ईरान जो है इसका उल्लंघन कर रहा है। तो ये बात कह के इन्होंने आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद भी ईरान उल्लंघन कर रहा है, ईरान परमाणु बम बनाने के लिए काम कर रहा है, ईरान जो है यूरेनियम का अधिक स्टोर कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगा दिया ट्रम्प साहब ने, और इस इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है ये हट गया। ये अमेरिका जो है इस डील से हट गया, लेकिन अन्य देश जो है इस डील से नहीं हटे। ब्रिटेन नहीं हटे, रशिया नहीं हटा, चीन नहीं हटा, जर्मनी नहीं हटा, फ्रांस नहीं हटा। तो ये जो रिमेनिंग 5 देश थे वो नहीं हटा, सिर्फ अमेरिका हटा। इसके बाद भी अमेरिका के हटने से, चूँकि जितना भी वर्ल्ड का व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, राइट, और डॉलर किसकी मुद्रा है? तो वो अमेरिका की मुद्रा है। तो सिर्फ अमेरिका के इस डील से हटने से फिर से एक तरह से सैंक्शन लग गया ईरान पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया अपने सहयोगी देशों को, और अपने सहयोगी देशों को दबाव डालना शुरू किया। उस सहयोगी देशों में इंडिया भी था। अमेरिका ने दबाव डाला अपने सहयोगी देशों को, ईरान ने दबाव डाला इंडिया को कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकते हुए ईरान से तेल खरीदना बंद किया। हम विश्व में सेकेंड सबसे अधिक तेल खरीदते थे ईरान से। ईरान से हम सबसे अधिक तेल खरीदते थे, दूसरा नंबर पे ईरान था। वैसे कंडीशन में हमने ईरान के साथ तेल खरीदना बंद किया, राइट। ईरान को धक्का लगा कि भारत जैसा हमारा क्लोजेस्ट एलाई, भारत जैसा हमारा दोस्त जो है हमसे तेल खरीदना बंद किया। किसके दबाव में? तो अमेरिका के दबाव में। और उसके बाद ईरान की स्थिति और ख़राब हो रही थी,
वैसे कंडीशन में ईरान को सहायक बना कौन? तो चीन सहायक बना, और चीन ये रणनीति लेकर आई है। चीन ने 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की वादा कर दिया है। कहाँ पे? तो ईरान में। कब तक? 25 वर्ष में। और फाइनली ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया चाबहार से, या वहाँ जो रोड बन रहा है, ईरान में जो रोड बन रहा है, ईरान में जो ट्रांसपोर्टेशन का अन्य मार्ग बन रहा है, रेल बिछ रहा है, वहाँ से इंडिया को बाहर कर दिया। बहुत बड़ा सेटबैक है। भारत के डिप्लोमेटिक की बहुत बड़ा हार था कल का दिन, राइट। भारत के डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हार था। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा कि ईरान ने इंडिया को क्यों बाहर कर दिया। क्योंकि भारत जो है ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका जो है ईरान परमाणु डील से बाहर आ गया था। ईरान परमाणु डील क्या था उसके बारे में भी हमने बेसिक आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। एक न्यूज़ जो है, एक एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि आत्मनिर्भरता की नींव बनता कौशल कार्यक्रम। महेंद्र नाथ पांडे हैं, मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कौशलता को लेकर के। आज विश्व युवा कौशलता दिवस है, उनका एडिटोरियल है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक सेकेंड। ओके, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई और इसका टारगेट क्या था? इसका 1 वर्ष का टारगेट लिया। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की मैं बात कर रहा हूँ। 1 वर्ष का यानी टारगेट था, कितना टारगेट था? 1 वर्ष का टारगेट था 24 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का काम, और 15 लाख लोगों को ये प्रशिक्षित कर दी थी 1 वर्ष के अंदर, 15 से 16 के तहत। उसके बाद 16 में जो है इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ, जिसे कहा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 लॉन्च हुआ। और यहाँ पे सरकार ने 12,000 करोड़ का सरकार ने बजट दिया। इसमें 10 मिलियन युवा यानी 1 करोड़ युवा को 2020 तक हमें प्रशिक्षण देना था। और वर्तमान का डाटा है कि 92 लाख युवा को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 2020 चुकी आ चुकी है। इसके बाद सरकार जो है अब केंद्रित है। सरकार चाहती है प्रधानमंत्री कौशल योजना 3.0 लाने के लिए। देखो 1.0 1 वर्ष के लिए आया, 2.0 आया 4 वर्ष के लिए, 16 से 20 के लिए। अब 3.0 सरकार लाने वाली है। और ये सरकार किस पे फोकस करेगी? तो ये सरकार फोकस करेगी ट्रेनिंग देने का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को लेकर के, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को लेकर के। चौथी औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड सरकार युवाओं को ट्रेनिंग देगी, जिसके कई पार्ट हैं। 3D प्रिंटिंग जिसका एक पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका पार्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी इसका पार्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका पार्ट है, मशीन लर्निंग इसका पार्ट है, क्लाउडिंग इसका एक पार्ट है, राइट, रोबोटिक्स इसका एक पार्ट है। तो ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है जिसमें भारत एक महती भूमिका निर्वहन कर सकता है, उसको लेकर के ट्रेनिंग देने का काम एक नया संस्करण आ रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसका नाम है कौशल विकास योजना 3.0। उसमें सरकार ला रही है, 2020 में सरकार इसे लाएगी। इसके बारे में भी चर्चा किया गया। उम्मीद करता हूँ इसका तीनों संस्करण आपको क्लियर हो गया होगा। पहला संस्करण 1.0 1 वर्ष के लिए लाया गया था, 15 और 16 के लिए। दूसरा 2.0 2016 से 20 के लिए लाया गया, और तीसरा अभी सरकार लाने वाली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या उद्देश्य है कि देश में बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम, ताकि उसको रोजगार मिल सके। ऐसा हम उसको प्रशिक्षण दे कि प्रशिक्षण के आधार पे उसे रोजगार मिल जाए, राइट। उस काम की हम उसे ट्रेनिंग दे जिस काम पे उसे रोजगार मिल जाए, ये काम है। दूसरा है कि वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उस समान समय की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मान लो आज हमें वर्तमान समय में जितना भी कंप्यूटर पे काम होता है वो काम होता है विंडोज़ 10 पे, विंडोज़ 10 पे काम होता है। तो हमें आज विंडोज़ एक्सपी पे हमें कौशलता देने की आवश्यकता नहीं है, विंडोज़ एक्सपी का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, विंडोज़ 10 का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, राइट। तो समय के अनुसार हम प्रशिक्षण देने का काम करें।
और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क उद्योग नैतिक मानकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी एक निश्चित फ्रेमवर्क के तहत प्रशिक्षण देने का काम करेगी। इसके साथ साथ इस न्यूज़ में जो इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है कि 92 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 700 से अधिक जिलों में 26,000 से अधिक ट्रेनिंग कैंप है, प्रशिक्षण केंद्र है, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। जिस तरह से देश में आईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसी तरह से देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी बना है। और ये कहाँ पे है? तो ये गांधीनगर में बना है और ये मुंबई में बना है। तो ये सब फैक्ट है, फैक्ट याद रख लेना। गांधीनगर और मुंबई में स्किल इंस्टीट्यूशन बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राइट। इसे कहा जाता है IISD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिला में स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यानी जो प्रवासी लौटे हैं, मान लो कर्नाटका से जो प्रवासी लौटे हैं, यूपी में, बिहार में लौटे हैं, उनको उनके जिला में ही प्रशिक्षण दे करके स्थानीय लेवल पे रोजगार दिया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और एक हाल फिलहाल में एक पोर्टल आया था जिसे कहा गया आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पोर्टल, जहाँ पे एम्प्लॉयर यानी जो नियोक्ता होते हैं, यानी जो उद्योग होते हैं, वो उसका डाटा रहेगा, और जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका डाटा रहेगा, और आवश्यकता के अनुसार से वो पर्टिकुलर उस कंपनी में जा सकेंगे, उस कंपनी के डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार उस कंपनी में इंटर कर सकेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने इस एडिटोरियल के माध्यम से लिया है। उम्मीद करता हूं ये एडिटोरियल क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा इसको भी देख लेना। युवा ऊर्जा को मिले सही दिशा, राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सारे पॉइंट है जिसका हमने कई बार डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है $10 बिलियन, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत जो है चीनी कंपनी से डिस्टेंस बढ़ा रही है। भारत ने चीनी कंपनी के साथ डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, तो गूगल जैसे कंपनी के लिए अब भारत में मौका है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और चीनी मार्केट जो खाली होगी, जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को भरने का काम गूगल जैसी कंपनी करेगी। इसी के तहत हमने देखा है कुछ दिन पहले कि फेसबुक ने भी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फेसबुक ने भी $5.7 अरब का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में करने की घोषणा कर दी है। गूगल भी इंडिया में इस तरह का निवेश कर रहा है, क्योंकि एक गैप हो चुका है, एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, चीनी कंपनी यहाँ से जाने की प्लान में है, और भारत चीन का बैकआउट कर रहा है। ये अच्छा अवसर है गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी के लिए। उद्योगों के लिए लैंड बैंक की मैपिंग कर रही है सरकार। तो लैंड बैंक को लेकर के हमने डिस्कस किया था आपके साथ। जो सरकार के तहत जमीन है, मान लो, उसका एक बैंक होगा, उसका एक डाटा होगा यहाँ पे लैंड बैंक में, और मान लो कि चीन छोड़कर अगर कोई कंपनी आती है, तो उसको जो है सरकार ये डाटा दिखाएगी कि आप देख लें, बिहार में हमारे पास इतना ज़मीन खाली है, यूपी में हमारे पास इतना ज़मीन खाली है, पंजाब में यहाँ हमारे पास इतना ज़मीन खाली है, राजस्थान में इतना ज़मीन खाली है, कर्नाटका में इतना ज़मीन खाली है। तो आपको कहाँ पे लैंड चाहिए, उसके अनुसार सरकार उसे लैंड अलॉट करने का काम करेगी, और इसलिए लैंड बैंक की आवश्यकता है। इसको लेकर भी कुछ दिन पहले एडिटोरियल आया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो लैंड बैंक की आवश्यकता इसलिए भी है कि उद्योग इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, लेकिन उसे लैंड मिलता नहीं है, इसलिए सरकार लैंड बैंक ला रही है, राइट। सरकार लैंड का, जमीन का ब्यौरा रखेगी, और ब्यौरा रखने के साथ ही साथ जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, उसे इमीडिएटली लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही सकारात्मक कदम है, ये सब काफ़ी सकारात्मक कदम है, और इसका दूरदर्शी परिणाम आपको दिखेगा, भविष्य में इसका परिणाम दिखेगा।
देखो वैश्विक उपज के लिए बनाए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र, वैश्विक उपज के लिए बनाए जा रहे हैं विशेष कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे देखो पूर्वोत्तर का 100 जिला है और वहाँ पे आकांक्षी जिला डेवलप किया जा रहा है उसको, यानी उस जिला में किस तरह से जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। और प्रति हेक्टर यहाँ पे देखो दिया भी होगा, प्रति हेक्टर जैविक कृषि पे सरकार किसानों को 50,000 मदद कर रही है। यानी सरकार चाहती है कि जैविक कृषि में किसान आगे आए, इसको लेकर के है। एक बार आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, 2-3 डाटा याद रख लेना या लिख लेना इसको कि प्रति हेक्टर सरकार 50,000 रुपये दे रही है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर के 100 जिला को, नॉर्थ ईस्ट के 100 जिला को सरकार डेवलप कर रही है, वहाँ पे जैविक कृषि का प्रोत्साहन देगी। ओके 40 मिनट हो चुके हैं। चलो यूरोपीय यूनियन पे मुझे डिस्कस करना है। चीन पर यूरोपीय यूनियन का समर्थन चाहेंगे मोदी। कल एक मीटिंग हुई है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भाग लिया। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूरोपीय यूनियन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो विवाद का पक्ष है, जो सहयोग का पक्ष है, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत के लिए EU यूरोपीय यूनियन व्यापार सहयोगी है, सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। दोनों के बीच में 80 अरब यूरो लगभग 6.87 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। कब? 2019 में। और भारत की जो कंपनी है वो लगभग 50 अरब यूरो यानी 4.29 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। कहाँ पे? तो यूरोपीय यूनियन के देशों में। तो थोड़ा सा हम जानते हैं यूरोपीय यूनियन का इंडिया के साथ क्या क्या संबंध है। और इस न्यूज़ में जो दिया हुआ कि चीन को जिस तरह से हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है यूरोपीय यूनियन के सहयोग की। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन क्या है? यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है, एक संघ है। और ब्रिटेन के यहाँ अलग हो जाने के बाद इसमें 27 देश बचे हैं, पहले 28 देश था। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। यूरोपीय यूनियन के 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा है और जबकि शेष देशों की अपनी अलग अलग मुद्रा है। तो 27 में से 19 देश का मुद्रा जो है यूरो है और रेस्ट देश जो है उसका अपना अपना अलग अलग मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन एक यूनियन है, यानी यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में किसी भी देश पे हमला मतलब पूरे यूरोपीय यूनियन पे हमला। और ऐसे कंडीशन में पूरे यूरोपीय यूनियन मिल के उस देश पे हमला करेगी। मान लो चीन ने छोटा सा किसी देश पे हमला अगर किया यूरोपीय यूनियन का, तो यूरोपीय यूनियन के जो स्ट्रांग देश है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो चीन पे हमला करेंगे। तो यूरोपीय यूनियन एक संघ है, राइट, एक राजनीतिक संघ है, एक आर्थिक संघ है, एक सैन्य संगठन है, सब है ये, राइट। अब देखो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या क्या सकारात्मक संदर्भ है। तो पहला है कि भारत यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है यूरोपीय यूनियन। ट्रेड लगभग 115 बिलियन डॉलर का हमारे और यूरोपीय यूनियन के बीच में होता है, जो सबसे अधिक है, चीन से भी अधिक है। दोनों के बीच में 2019 में 80 अरब यूरो का व्यापार हुआ था। इंडियन कंपनी यूरोपीय यूनियन में 50 अरब यूरो का जो है निवेश कर चुकी है, इन्वेस्ट कर चुकी है, वहाँ पे प्लांट लगा चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों देश में लोकतंत्र है। यूरोपीय यूनियन में भी लोकतंत्र है और इंडिया में भी लोकतंत्र है। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक संदर्भ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। अब देखते हैं विवाद को लेकर के। देखो एक इम्पॉर्टेंट, जब हमारा यूपीएससी का आप एनालिसिस देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर का, तो हमने आपके साथ एक पॉइंट पे चर्चा किया था। हमने आपको बोला था कि किसी क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो और उस क्वेश्चन के एक ऑप्शन में यूरोपीय यूनियन है और उस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है। किसी क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, अगर नहीं पता है और ऑप्शन में एक यूरोपीय यूनियन है तो नॉर्मली यूरोपीय यूनियन सही होगा। क्योंकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में कई समानताएं हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको गलत सेंस में मत लेना, इसको सही सेंस में लेना, राइट। कि अगर मान लो यूपीएससी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं
और आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है, आपको सॉल्व करना ही करना है। आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में अगर यूरोपीय यूनियन है तो आप यूरोपीय यूनियन को टिक कर सकते हैं, वो सही हो सकता है, उसका संभावना 70% संभावना होता है, राइट। और पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ आपको, यूपीएससी के 5 वर्ष के क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर बोल रहा हूँ। पिछले वर्ष भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डाटा लोकलाइजेशन पे जो सरकार काम कर रही है, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो सरकार लेके आई है, वो बिल कहीं ना कहीं प्रेरित है यूरोपीय यूनियन के डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के। तो कई समानताएं हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में, लेकिन जो विवाद है वो विवाद का पक्ष है, सबसे मेन विवाद है BTIA को लेकर के, जिसे कहा गया बेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये नेगोशिएशन लगातार चल रही है, 2007 से नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन अभी तक ये नेगोशिएशन क्लियर नहीं हो पाया है। यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा था BTIA को लेकर के। ये नेगोशिएशन क्या कहती है आखिर, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के ये नेगोशिएशन था। और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक है कि चीन जो है, चीन यूरोपीय यूनियन में इन करना चाहता है, चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन से करना चाहता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को भी डर है कि चीन कम्युनिस्ट देश है, इसलिए यूरोपीय यूनियन फिलहाल इस पर सहमत नहीं है। लेकिन भारत अगर ऑफर करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूरोपीय यूनियन को, तो यूरोपीय यूनियन उसे निश्चित तौर पर स्वीकार करेगी। तो अब आवश्यकता है हमें इस नेगोशिएशन को कंप्लीट एग्रीमेंट में बदलने की, जिसका नाम है BTIA। क्या है? ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इसका नाम याद रख लेना बस, BTIA। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाने के बाद भारत को विशेष रणनीति बनाने होंगे। तो ये जो है कुछ विवाद के पक्ष हैं, अधिक विवाद नहीं है भारतीय और यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन भारत का एक सदाबहार मित्र है और निश्चित तौर पे भारत का भी ध्यान अब जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि चीन अब इंटर कर रहा है यूरोपीय यूनियन में। हमें चीन को इनकाउंटर करना है, तो हमें यूरोपीय यूनियन को साथ में लेकर चलना होगा। बाकी देखो, दोनों के बीच में घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो क्या क्या वार्ता हुई है कल, घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। घोषणा पत्र जारी होगा, उसके बाद हम इस पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। बस ये नाम याद रख लेना। देखो, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं। ये जो हैं, ये व्यक्ति हैं, ये इंडियन मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, चूंकि माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट है, राइट। एक तरह से कह सकते हो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका बोला दक्षिणी चीन सागर पे बीजिंग का दावा अवैध। यानी जो दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी है, जहाँ पे चाइना अपना दावा करता है, वो दावा अवैध है। इसको लेकर के माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट है, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो इसको जाकर के देख लेना, इसको खुद से पढ़ लेना आप। कुपोषण को लेकर के कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको मैं कट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के देख लेना। अच्छा डाटा दिया हुआ, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति को लेकर के रिपोर्ट दिया हुआ। और यहाँ पे जो है एक वनडे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने मंगल मिशन को टाल दिया है क्योंकि खराब मौसम है। इसका मंगल मिशन का नाम याद रख लेना बस, होप प्रोब। इसके मंगल मिशन का नाम है होप, राइट। तो बस ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि होप क्या है। तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है जो जापान लॉन्च कर रही थी। 16 तारीख को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया है खराब मौसम के कारण। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
देखो विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक 2019 में भारत का रैंकिंग था 140, 140वें स्थान पे थे और इस वर्ष हम 144 पे चले गए। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग खराब हो गई है और हम लगातार नीचे जा रहे हैं। हम खुशहाली के मामले में कम हो रहे हैं। पाकिस्तान हमसे अधिक खुशहाल देश है, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं लगभग सब हमसे अधिक खुशहाल देश हैं। तो इंडिया में खुशी की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है, इसलिए आप लोग भी खुश रहिए, राइट। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, स्टे हैप्पी, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।